हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण नतूड़ी और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं। जीएस की हमारी सीरीज़ को, एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि है चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने चैनल में जो है हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला जो है डिस्कस कर लिया है आज। और साथ ही हमने अमेंडिंग एक्ट 1781, जो बहुत रेयर मिलता है आपको, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बनता है, जो जिसने पिट्स इंडिया एक्ट के लिए एक बैकग्राउंड खड़ा किया था। तो आप इन सब एक्ट के ऊपर जो हमारी वीडियोस है आप उसे देख सकते हैं। मैं आई बटन में आपको दे दूँगा ऊपर लिंक, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके भी इसको देख सकते हैं, तो उससे आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिलहाल हम दोस्तों आज चार्टर एक्ट 1793 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हुआ था इस एक्ट में, क्या पिट्स इंडिया एक्ट की जो कमियां थी वो इसमें पूरी की गई, और क्या क्या चीज़ें थी जो इस चार्टर एक्ट में कहीं ना कहीं कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। देखिए, तो आगे हम जाने शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा CDS और FCAT जो आने वाला CDS FCAT 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपका हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है। CDS जैसे आप जानते हैं नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम CDS के लिए यहाँ पर GS और यहाँ पर दोनों डिफेंस एग्ज़ाम के लिए GS और रीजनिंग की वीडियो हम यहाँ पर अपने चैनल में प्रोवाइड करेंगे। आपको पूरी तरह से GS और रीजनिंग से अच्छे मार्क्स इंश्योर करना यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ था आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस एक्ट का जो मुद्दा था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको लॉन्च करने का मुद्दा, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो खोई हुई पावर है उसको थोड़ा सा जगाने का, उनको एक रिवाइवल देने का, जो कि हो भी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कंपनी रूल रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंद ही होगा था, और पिट्स इंडिया एक्ट में तो पूरी तरह से गवर्नर जनरल की काउंसिल का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो था, उनका एग्जीक्यूटिव पावर्स में उनका पूरा कंट्रोल हो गया था, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके अंडर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उससे कंपनी का जो उनका शासन था, वो अपना जो था उनका रूल वो बंद हो गया था। और जो उनके जो ट्रेड व्यापार, जो उनके कंपनी के व्यापारी जो व्यापार करते थे, और उनके सर्वेंट से रिलेटेड कोई भी उनके केसेस होते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी नहीं किए जाते थे। उनसे कर वसूली बहुत ज़्यादा होने लग जाती थी, 70-80% उनसे कर वसूली होती थी सालाना। तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक दूसरा अवसर दिया यहाँ पर कि इस चार्टर एक्ट के तहत, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, इसी चार्टर एक्ट 1793 को एक तरह से रिवाइवल लाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में। अब देखिए, 1793 में कंपनी को, इस एक्ट के दौरान कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव भेजा, और एक रिवाइवल तरह से उन्होंने एक रिवाइवल जोन उनके लिए खड़ा किया, और उन्हें कहा कि आपको 20 साल का और शासन यहाँ पर करने को मिलेगा। लेकिन ये शासन जो होगा वो आपका भारत में नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये 20 साल का शासन आपका केवल चाइना में चलेगा। भारत में आप जो है केवल ये आप एक सबॉर्डिनेट के रूप में काम करेंगे, सहायक के रूप में काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल के अंडर। तो आप उन सरकार के अधीन होकर आप काम करेंगे, तो उनके लिए आप काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको आपको टैक्स जो है वो भरने पड़ेंगे, और जो सरकार चाहेगी उस हिसाब से आपको कंपनी को मुनाफे में वो रुपये देगी। लेकिन चाइना में पूरा ट्रेड, और टी का खासकर वहाँ पर जो टी का ट्रेड था वो काफ़ी फेमस रहता था, तो उसकी मंजूरी दे दी गई थी यहाँ पर। तो ट्रेड जो था पूरी तरह से बढ़िया तरह चल रहा था। भारत में वो केवल गवर्नर जनरल काउंसिल के अंडर ही, सब उनके अंडर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन चाइना में और भी अदर कंट्री, जो एशियन कंट्रीज़ थी, जो आपकी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ थी, खासतौर पे ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ थी, वहाँ पर उनके ट्रेड को जो है वापस से व्यापार बढ़ाने का मंजूरी दी गई। और साथ ही साथ उसके बाद कंपनी का ट्रेड जो था एक बार फिर चलने लगा, उनके व्यापार में वृद्धि होने लगी, और एक बार फिर धीरे धीरे कंपनी अपने अपना एडमिनिस्ट्रेटर जो है, अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटर जो है भारत के बाहर और एशियन कंट्रीज़ में अपना इस्टेब्लिश करने लगी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दो समिति गठित की थी, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी वो हाईएस्ट पावर थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मंजूरी के बिना कोई भी कार्य नहीं करती थी, और वो उनके अंडर ही काम करते थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरीज थी वो पहले उन्हें प्राइवेट बेसिस मिलती थी, लेकिन अब जो है उनकी सैलरीज जो है वो भारत के राजस्व कर से, जो राजकीय कोष था वहाँ से, अब जो ब्रिटिश सरकार ने राजकीय कोष से उनकी सैलरी काटनी शुरू करी, और उनकी सैलरी में भी वृद्धि हुई।
ऐसा इस एक्ट में कहा जाता है कि उस समय उनकी सैलरी की वृद्धि, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरह से ब्रिटिश की एग्जीक्यूटिव पावर का दाहिना हाथ थे। उनके सारे एग्जीक्यूटिव मैटर्स और जितने भी रेवेन्यू मैटर्स होते थे वो सब जो है यही कंट्रोल करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर रेवेन्यू तक के सारे मैटर्स इनके हाथ में होते थे। एक तरह से ये टॉप मोस्ट बॉडी थी, एक टॉप मोस्ट फंक्शनिंग बॉडी थी ये, जो कि गवर्नर जनरल काउंसिल के अधीन काम करती थी। अब जैसा कि ईस्ट इंडिया एक्ट के दौरान क्या हुआ था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनकी पावर जो थी वो पूरे देश में लागू की जाएगी। तो यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल प्रेसिडेंसी को चला रहा है, वो पूरे देश का भी गवर्नर जनरल होगा। लेकिन और साथ ही साथ क्या हुआ था कि जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी उनकी पावर भी जो है वो अब उनके अधीन आ गई थी। किसके? बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन में। लेकिन अब यहाँ पर जो है उनकी पावर को और ज़्यादा विस्तार में देने की कोशिश की गई है। गवर्नर जनरल को अपने अपने प्रेसिडेंसी में एक सम्पूर्ण अधिकार के साथ उन्हें पावर देने की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। ऐसा नहीं होगा कि जो मद्रास के आपके गवर्नर जनरल हैं, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के हैं या बम्बे प्रेसिडेंसी के हैं या किसी और प्रेसिडेंसी के हैं, तो उनको केवल उन्हीं से हर चीज़ के, आपको हर चीज़ के अपने बिल वगैरह से लेके किसी भी नियम को, लॉज को पास करने के लिए आपको गवर्नर जनरल की मंजूरी लेनी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं ज़रूरी है। आपको छोटे अपने जो आपके स्टेट्स के अंदर, अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर जो भी आप रूल लागू कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें एक पावर्स दे दी गई थी, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके नाम कर दी गई थी। आप ये पावर्स का आप अधिकार आप अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए आपको बंगाली गवर्नर जनरल की मंजूरी देनी होगी। जिस तरह से राज्य सरकार आज की डेट में होती है ना, और केंद्र सरकार जो होती है वो तो उसका तो राज पूरे देश में होता है। केंद्र सरकार द टॉप मोस्ट रिपब्लिकन लेवल पे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, जैसे आज की डेट में, कि उन्हें अपने राज्य के अंदर जो विकास के लिए पॉलिसीज लानी पड़ती हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि किसी किसी चीज़ों में कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह के बिल्स होते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वैसे जो उनके स्टेट लिस्ट के बिल होते हैं, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड बिल्स, वो राज्य सरकार खुद गवर्नर के अंडर जो है ये सब बिल्स पास हो जाते हैं। तो इसी तरह अपनी अपनी गवर्नर प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे उनको भी पावर्स मिलनी शुरू हो गई, है ना। अब जैसा कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो सदस्य थे, जो अब 5 से 4 मेंबर घटा के कर दिए गए थे, यानी गवर्नर जनरल के साथ 3 और मेंबर काम करेंगे। और जिसमें ये था, जिसमें गवर्नर जनरल की पावर को एक बढ़ोतरी मिली थी, उसको बिल पास करने में और आसानी मिली थी। बहुमत पेश करने के लिए उसे अपने साथ एक और कोई भी काउंसिल का सदस्य मिनिमम चाहिए था और वो अपनी बहुमत पेश कर सकता है। लेकिन अब यहाँ गवर्नर जनरल की पावर पर एक और सीढ़ी का निर्माण कर दिया गया कि जो अपने सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल होंगे, जो जिस काउंसिल के हेड होंगे, क्योंकि वो गवर्नर जनरल तो काउंसिल के हेड हैं, तो वो चाहे अगर कोई भी मेंबर उनके हित में ना भी हो, उनके चाहे उन्हें बहुमत ना भी मिल रहा, ऐसा है कि 4 मेंबर हैं और 4 में से केवल गवर्नर जनरल तो एक है ही, उसने अपनी तरफ से बिल पास किया है, लेकिन उसके साथ के जो 3 मेंबर्स हैं वो भी बिल पास करने, वो कोई भी हामी नहीं बन रहे। तो ऐसे में बिल को यहाँ पर खारिज कर दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पास ये पावर है कि अगर समय चाहे तो, अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, अगर परिस्थितियाँ ये चाहती हैं कि इस निर्णय को बदला जा सके और वो बिल को पास कराया जा सके, भले ही यहाँ पर समिति के सदस्य उसके साथ नहीं हैं, तो वो ये चीज़ का भी अधिकार रखता था। उसको ये पावर था कि वो जो बिल के प्रति रेजिग्नेशन लोगों का है, मेजॉरिटी भले भी ना मिले, लेकिन वो उस डिसीजन को, अपने काउंसिल के डिसीजन को पलट सकता था। उसके ये एक पावर मिल गई थी और इस तरह से इस पावर का उसने फ़ायदा उठाया। अब ये जितने भी लॉज वगैरह जो पहले बने गए थे, वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंडर जो होते थे वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होती थी, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो था वो धीरे धीरे उमड़ने आने लगा था। अभी तो ये वेस्टर्न कल्चर की शुरुआत है, लेकिन ये अब धीरे धीरे उमड़ने आने लगा था। लेकिन जिससे पहले जो मुग़ल काल में होता था, उस समय उर्दू और पर्शियन भाषा में लॉज बनाए जाते थे। तो अब जो था इस रेगुलेटिंग इस एक्ट के बाद, चार्टर एट ईस्ट इंडिया कंपनी 1793 एक्ट के बाद, इस एक्ट में डिसाइड किया गया, चूँकि हम भारत के नागरिकों पे रूल लगा रहे हैं, तो इन नागरिकों के हित के लिए है कि हम जो ये लॉ और नियम या कानून बनाएं वो
स्टेट के उनकी रीजनल भाषा में और भारत के जो जितनी भी रीजनल भाषा उस समय होती थी उन्हीं की भाषा में ये लॉज का कानून का हम चित्रण कर सकें, ताकि जो वहाँ के नागरिक हैं उसको वो अच्छी तरह से समझ पाएँ, उस लॉ का महत्व समझ पाएँ, क्या उस लॉ का महत्व है। तो इसलिए उन्होंने वो सारे लॉज को जो है भारत की जितनी भी संवैधानिक भाषाएँ थी उस समय की, जितनी भी उनकी राज्य भाषाएँ थी और अलग अलग प्रोविंसेस की ट्राइबल लैंग्वेजेस थी, और हिंदी तो आम तौर पे थी ही भारत की, तो उन सभी भाषाओं में ये लॉज का ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। अब जो सीनियर ऑफिशियल्स, अब जैसे कि आपके गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर, आपके प्रेसिडेंसी के अंदर, अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ के अंदर प्रोविंसेस में अलग अलग ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में, जैसे आज की डेट में आप सिविल सर्विसेज में आप ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं भारत एग्ज़ाम कंडक्टर द्वारा, तो उस समय गवर्नर जनरल भी इसी तरह ऑफिसर्स अपॉइंट करती थी किसी एक इंटरव्यू प्रोसेशन से या फिर किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ। वो यहाँ पर अपने ऑफिसर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी का, जुडिशरी सिस्टम का अलग अलग कार्य क्षेत्र में अपना कार्य संभालते थे। तो उन सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पर अब उनके लिए भी यहाँ पर एक बंदी लगा दी गई थी, एक बंदिश लगा दी थी गवर्नर जनरल ने कि सीनियर ऑफिसर्स कभी भी सरकार के अंडर जो सीनियर ऑफिशियल काम कर रहे हैं वो किसी भी समय अपनी मन मर्जी से चाहे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी मन मर्जी से चाहे उस नौकरी को छोड़ के वापस भारत छोड़ के चले जाएं, कि कोई प्रेशर में हो या फिर किसी भी तरह का उनका कोई भी फाइनेंशियल या किसी भी तरह का पर्सनल प्रेशर हो, लेकिन वो उनको यहाँ पर बिना काउंसिल की, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, प्रेसिडेंसी की मंजूरी के बिना उन्हें यहाँ से इस नौकरी को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप सरकार के अधीन काम कर रहे हैं तो आपको सरकार के अंडर रह के ही काम करना होगा, क्योंकि ये कंपनी शासन नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। जैसे कंपनी में कि ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में जब रूल करती थी तो उस समय क्या करते थे वो कि वो अपने शासन यहाँ पर वो अपना माल बेचते थे, तो कई बार भारत के माल को जो है वो आगे पर्शियन गल्फ़ के एरिया पर जा एक्सपोर्ट करते थे उस समय, और मेसोपोटामियन रीजन था वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन रीजन पे अपना यहाँ का माल, क्योंकि भारत के स्पाइसेस बड़े प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने भारत के स्पाइसेस भारत से लोगों से उगवा के उन्होंने जो थे अपने देश में भी और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छे अच्छे दामों में बेचते थे। तो यहाँ से अपना वो अपने यहीं के जो उनके कर्मचारी होते थे उनको वहाँ पर भी भारत के बाहर भेजकर भी वो वहाँ पर भी शासन कर रहे थे और अधिक मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन अब जो यहाँ के ऑफिशियल्स थे, जो अब गवर्नर जनरल काउंसिल का रूल है, तो गवर्नर जनरल काउंसिल ने अब अपने रूल्स को जो है थोड़ा सा मजबूत कर दिया है, ताकि जो भी ऑफिसर्स इनके अंडर काम कर रहे हैं, जो भी व्यापारी सरकारी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंदर काम करेंगे, तो उन्हें बिना किसी मंजूरी के, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की मंजूरी के उन्हें नौकरी छोड़ने का या किसी भी बाहर ट्रेड करने का उन्हें अधिकार नहीं होगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी थी। तो ये सब चीज़ें थी इन लॉस के बाद। बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना चार्टर एक्ट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी चार्टर 1793 के बारे में, इस प्रोविज़न पे। और कहीं ना कहीं इसका पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स, उनकी सदस्यों की गठित में इसका कंक्लूजन में उनकी सदस्यता की मेंबर्स बढ़ने लगी, क्योंकि उनकी चार्जेस और एक्सपेंसेस जो थे वो सरकार द्वारा आने लगे थे रेवेन्यू सिस्टम से, और उनकी सैलरीज में वृद्धि होने लगी, जिससे उन्होंने मेंबर्स की संख्या भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ज़्यादा कर दी, जिससे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का शासन जो था वो भारत में और ज़्यादा विस्तार से और ज़्यादा तेज़ी से फैलता गया, और ब्रिटिश शासन की पकड़ जो थी भारत में मजबूत होती गई। तो यहाँ से हम इसका ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपका पूरा प्रिपरेशन की जिम्मेदारी यहाँ पर आप पूरी तरह से हमारे पे छोड़ देंगे। गाइस थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।